नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के अंतर्गत गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इल्तुतमिश के कार्य और उसका योगदान विषय पर चर्चा कर चुके हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज़ शासक बना था। कुछ समय बाद ही उसकी योग्य पुत्री रज़िया दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी, जो मध्यकालीन भारत की पहली सुल्तान थी या मुस्लिम शासिका हुई है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु के समय अब उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, मगर अमीरों ने उसकी मृत्यु के बाद इसकी इल्तुतमिश की राय को कोई तवज्जो नहीं दी और रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाया था। मगर रुकनुद्दीन फिरोज़ एक अयोग्य व्यक्ति था। शासक बनने के बाद वो भोगविलास में डूब गया था और उसकी माता शाह तुर्कान, जो कि तुर्की दासी थी, ने अमीरों व उच्च अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और कई का कत्ल भी उसने करवा दिया था। वह कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि शाह तुर्कान कौन थी, तो शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी और उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज़ की माता थी और कुछ समय के लिए वह राजमाता के पद पर भी आसीन रही थी। शाह तुर्कान की नीति और रुकनुद्दीन फिरोज़ की अयोग्यता के कारण जगह जगह विद्रोह उठ खड़े हुए थे। रुकनुद्दीन जब इन विद्रोहों का दमन करने के लिए गया, तब उसकी अनुपस्थिति में रज़िया ने जुम्मे की नमाज के लिए जो जनता दिल्ली में एकत्र हुई थी, उसके समक्ष लाल वस्त्र पहन करके शाह तुर्कान के अत्याचारों से त्रस्त जनता को अपने पिता की अंतिम इच्छा की याद दिलाई थी कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि रज़िया ही उसकी उत्तराधिकारी बने। लाल वस्त्र उन दिनों न्याय की मांग के प्रतीक थे। यदि किसी व्यक्ति को न्याय की इच्छा होती या वो न्याय के लिए जाता तो लाल वस्त्र पहनता था। रज़िया की अपील पर उत्तेजित जनता ने उत्तेजित भीड़ ने महल पर आक्रमण किया, शाह तुर्कान को बंदी बना लिया। सेना और अमीर भी रज़िया से मिल गए थे और 1236 ईस्वी में उसे शासिका बना दिया गया। रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। वह तुर्की सेल्जुक वंश की थी और एक मुस्लिम राजकुमारी की भांति उसने युद्ध की सभी विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अपने पिता के शासनकाल में उसने प्रशासनिक कार्य भी सीखे थे। एक कुशल शासक के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। अपने भाइयों की तुलना में वह ज़्यादा योग्य थी, इसीलिए इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और इल्तुतमिश जब कहीं विजय अभियान पर जाता तो राजधानी की जिम्मेदारी वह रज़िया को सौंप करके जाता था। तो जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और रुकनुद्दीन फिरोज़ दिल्ली का सुल्तान बना, तो उसके 7 माह के शासनकाल में ही जनता काफ़ी दुखी और त्रस्त हो गई थी, तो उसे हटा करके 1236 में दिल्ली के लोगों के समर्थन से रज़िया ने एक प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश की सब सुल्तानों में रज़िया सबसे अधिक योग्य थी और इल्तुतमिश की नज़र में भी यह काफ़ी योग्य थी, काफ़ी विश्वास करता था इल्तुतमिश। देखते हैं रज़िया ने शासिका बनने के बाद क्या क्या समस्याएं उसके सामने आई। रज़िया दिल्ली की जनता और अमीरों के समर्थन से गद्दी पर बैठी थी। उसे गद्दी पर बिठाने में तुर्की प्रांतीय इक़्तिदारों की सहमति नहीं ली गई थी, अतः वह इसके विरोधी हो गए। उस समय जो तुर्की अमीर थे, जिन्हें इक़्तिदार कहा जाता था, अपने देखा था पिछले वीडियो में, इक़्ता एक भूभाग था, भूमि का, जो शासन करने के लिए या राजकीय सेवाओं के बदले अधिकारियों को दिया जाता था। और जो बड़ी बड़ी इक़्ताएँ थी उन्हें प्रांत कहा जाता था
और उनके जो प्रांतपति या इक़्तिदार होते थे काफ़ी शक्तिशाली थे। सुल्तान को गद्दी पर बिठाने में उनकी एक प्रकार से सहमति या उनकी इच्छा को भी एक प्रकार की परंपरागत मान्यता प्राप्त थी। मगर चूँकि प्रांतीय इक़्तिदारों ने रज़िया गद्दी पर बिठाने में सहमति नहीं दी थी, तो ऐसे इक़्तिदारों में जो रज़िया के विरोधी हो गए थे उनमें वज़ीर निज़ामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन ज़ानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खां अयाज़, मलिक इज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद सालारी इत्यादि प्रांतीय इक़्तिदारों ने रज़िया को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और उसे गद्दी से हटाने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हुए। रज़िया ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए कुछ अमीरों को अपनी ओर मिला लिया, कुछ को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और बाकी जो थे वो रज़िया के डर से भाग गए। तो एक प्रकार से हम कहें रज़िया ने विद्रोही अमीरों में फूट डाल दी, कुछ को परास्त कर दिया और कुछ को बंदी बना लिया। इसके बाद उसने प्रशासन का पुनर्गठन किया, प्रांतों में उसने अपने समर्थक अमीरों को नियुक्त किया। ख्वाजा मुइज़्ज़ुद्दीन को नया वज़ीर बनाया गया। एक एबिसिनियन दास जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया गया। इस संबंध में मिन्हाज उल सिराज, जिसने ताजुल मासिर नामक रचना लिखी है, वो लिखता है कि देवल से लखनौती तक सभी मलिकों एवं अमीरों ने रज़िया की सत्ता को स्वीकार कर लिया। देवल सिंध में बंदरगाह है, लखनौती बंगाल की राजधानी है, यानी पूर्व से पश्चिम तक प्रांत के सभी लोगों ने रज़िया को एक प्रकार से अपनी सुल्तान मान लिया। फिर भी हम देखते हैं कि रज़िया के विरुद्ध विद्रोह हुए और जल्दी ही 3 वर्ष 6 महीने के शासन के बाद उसका पतन हो गया। तो रज़िया के विरुद्ध विद्रोह क्यों हुए या उसके क्या कारण थे? रज़िया के पुरुषोचित कार्यों से तुर्की अमीर नाराज़ हो गए थे। रज़िया घुड़सवारी करती थी, दरबार में पुरुषों के वस्त्र पहन करके सिंहासन पर बैठती थी और पूरा राजकार्य करती थी। उसने पर्दा का त्याग कर दिया था और खुले दरबार में प्रशासनिक कार्य संपन्न करना शुरू कर दिया था। दूसरा, उसने प्रशासन में तुर्की अमीरों की उपेक्षा करके घेट तुर्की अमीरों को महत्व दिया था। इससे प्रांतीय जो इक़्तिदार थे, तुर्की इक़्तिदार जो थे, वो उसके विरोधी हो गए। तुर्की अमीरों ने रज़िया का जो विश्वास पात्र दास था याकूत, जमालुद्दीन याकूत, जिसे रज़िया ने काफ़ी महत्व दिया था, इस याकूत की हत्या कर दी और रज़िया को बंदी बना लिया था। रज़िया ने विद्रोही अमीर अल्तुनिया से विवाह करके पुनः वह कैद से आज़ाद हो गई और उसने दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था, मगर उसे इसमें सफलता नहीं मिली और 25 दिसंबर 1240 को हरियाणा के कैथल में कुछ डकैतों ने रज़िया का वध कर दिया। हम देखें कि रज़िया क्यों असफल रही, रज़िया के असफल होने के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण थे। रज़िया जबकि एक योग्य शासिका थी, एक दूरदर्शी शासिका थी, उसने सर्वप्रथम गद्दी पर बैठते ही तुर्की अमीर वर्ग की शक्ति को कम करने का प्रयास किया था। उसने पुरुषों के समान राजकार्य चलाया, अपनी सेनाओं का साहसी नेतृत्व उसने किया, उसने सारे शासन का पुनर्गठन किया, अपने विरुद्ध हुए प्रारंभिक विद्रोहों का उसने दमन किया, मगर फिर भी वह अमीरों के षड्यंत्र का शिकार हो गई। इसके पीछे ये थी वह कूटनीतिक रूप से उतनी योग्य नहीं थी जितनी उस युग के शासक में कूटनीतिज्ञता की आवश्यकता थी। वह अमीर ऊपर से दब गए थे, मगर मन ही मन वह एक स्त्री की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
अतः वह उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे जिसे रजिया जान नहीं पाई और उसका पतन हो गया या उसे गद्दी से हटा दिया गया, हम ये कह सकते हैं। मिनहाज सिराज जो तत्कालीन विद्वान था, उसका कहना था कि रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का कारण बना। वास्तव में तुर्की अमीर शासन सत्ता पर अपना नियंत्रण चाहते थे, जबकि रजिया अमीरों को शासन सत्ता के अंदर रखना चाहती थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। तुर्की अमीर सोचते थे कि सुल्तान उनकी इच्छा या उनके समर्थन पर निर्भर है और उनकी इच्छा अनुसार ही सुल्तान को शासन करना चाहिए था, मगर रजिया जो थी वो कहती नहीं, सुल्तान ही सर्वोपरि है और अमीर जो है वो सुल्तान के अंतर्गत है या शासन सत्ता के अंतर्गत है। इस संबंध में खलीक अहमद निज़ामी ने लिखा है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में रजिया सबसे श्रेष्ठ थी, सबसे योग्य थी, मगर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वह एक स्त्री थी। इस मध्यकालीन युग में तुर्की अमीर एक स्त्री की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाए और उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और उसे गद्दी से हटने के लिए बाध्य कर दिया।